एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, जहां पर हम जानने वाले हैं बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। देखो, अभी जो हमारा ये 12th क्लास का फाइन आर्ट का हम बुक कवर करें, बेसिकली इसमें आप देख रहे हैं कि रीजनल लेवल पर ज़्यादा आर्ट को डिस्कस किया गया है। जैसे दक्कनी चित्रकला शैली, राजस्थानी हमने पढ़ा था, ठीक है। पहाड़ी चित्रकला शैली के बारे में जाना था, जो हमारा प्रीवियस सेशन हुआ था। आज हम कहाँ जा रहे हैं? बंगाल स्कूल के बारे में, यानी बंगाल में किस तरह का आर्ट डेवलप हो रहा था और बंगाल में जो कला विकसित होती है, ये उस टाइम पीरियड के कला की बात कर रहा है जिसका संबंध किससे है? राष्ट्रवाद से। यानी जब बंगाल में नेशनलिज्म की जो एक्टिविटी है वो हमें दिखाई देती है, राष्ट्रवादी गतिविधियां दिखाई देती हैं। जब बंगाल में स्वदेशी आंदोलन दिखाई देता है 1905 में, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप, उस समय पर ये कला वहां पे काफी ज्यादा विकसित हुई थी। और बंगाल जो कला है या फिर बंगाल स्कूल है, यहाँ पर जहां पर ये कला विकसित हुई थी, बेसिकली इस पर इंडियन आर्ट के साथ साथ यूरोपियन चित्रकला का भी काफी ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। तो यही हमारा आज का चैप्टर होने वाला है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 5-6 पेज का है अराउंड। नीचे आपको कुछ आर्ट दे रखा है, उसके बारे में डिटेल बताया, वो आप घर से देख लेंगे। मैं यहाँ पर आपको पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। चैप्टर की अगर इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, जब आप आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी जानकारी है पहाड़ी चित्रकला शैली, दक्कनी चित्रकला शैली, राजस्थानी चित्रकला शैली, कलकत्ता चित्रकला शैली, तो वो आपके आंसर्स में दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट होता है ना। तो आप उस लेवल से प्रेजेंट करेंगे कि आपको ओवरऑल नॉलेज है। तो इस वजह से हम कोई भी चैप्टर स्किप नहीं कर रहे हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। बहुत कम इसमें आपको फैक्ट मिलने वाले हैं, तो बस हमारा काम क्या है, जल्दी से इसको एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। 2-4 जो फैक्ट मिलेंगे वो आपको मैं यहाँ पर नोट करा दूंगी। बस इतना ही है इस चैप्टर में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। उसके पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर प्लान। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आने वाले समय में सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर कर भी रहे हैं। तो देखो, एक गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ कि गुरु का बहुत महत्व होता है। अगर आपको जीवन के किसी भी पड़ाव में किसी भी कार्य को लेकर, चाहे आप पढ़ाई से ही नहीं, किसी और भी आपका कोई गोल है, आपका कोई टारगेट है, वहां पर आपको एक गुरु मिल जाए सही, जो आपको जानकारी दे, तो आपकी एनर्जी, आपका टाइम बहुत बचता है और आपका जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी ऐसा ही है। बहुत बार ऐसा टाइम आता है जब हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं, कई बार हम डाइवर्ट हो जाते हैं अपनी प्रिपरेशन से, और कई चीज़ें ऐसी जो हमें समझ नहीं आता है कि हम सही मेहनत कर भी रहे कि नहीं, 8 घंटा जो हम पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है, सही अप्रोच के साथ है कि नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। गाइडेंस किसी भी रूप में मिल सकता है, आपके कोई फैमिली हो, कोई रिलेटिव वाले हो, कोई भी दे सकता है। लेकिन सबसे ईजी तरीका क्या है? किसी के पीछे पीछे घूमने से अच्छा है कि अपना एक कोर्स ज्वाइन कर लो। टीचर्स वहां पर है, टीचर्स भी आपको गाइड करने के लिए बाध्य हैं, और आप भी पूरे स्वतंत्र होते हैं उनसे क्वेश्चन करने के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पर एक कोर्सेज है जहाँ पर सभी टीचर आपको डिटेल सिलेबस कवर कराने वाले हैं। अब आप देख लीजिए कि आपका टारगेट क्या है। 25 देना चाह रहे हैं, 26 का पेपर देना चाह रहे हैं, 27 का पेपर देना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल आपको कैसे पता लगेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाइए, वहां पर इन कोर्सेज के बारे में डिटेल से बता रखा है सारा चीज, ठीक है। और 26 को यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है। बहुत कम समय बचा है, फरवरी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मार्च, अप्रैल, मई, लगभग लगभग अगर मैं मानूं तो 2.5 महीने के आसपास आपके पास समय बच रहा है। इसमें बीच में होली भी आएगी, एक त्योहार है जिसमें काफी समय आपका जाने वाला है। तो देखो, मैं यही बोलूंगी कि अभी जो 2.5 महीना है, ये पूरी पूरी तरह से वो टाइम है जब हमें मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन लगा सकते हैं पर डे, वो लगाइए। टेस्ट तो आप दे ही रहे हैं, टेस्ट के साथ साथ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करिए टॉपिक वाइज। जो भी आप ने अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन अब चालू कर दीजिए। अब जो नया पढ़ रहे हैं वो अलग से पढ़िए, 3 घंटे 4 घंटे। लेकिन जो पुराना पढ़ा हुआ है, अगर आपका हिस्ट्री कंप्लीट है तो उसका रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। पॉलिटी कंप्लीट है तो उसका रिवीजन, बेसिकली ये रिवीजन का फेज है। और जब आप रिवीजन करेंगे तो साथ साथ में देखिए, इंटरनेट पर कुछ क्वेश्चन मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए, मार्केट में बहुत सारे टेस्ट पड़े होते हैं ऑफलाइन, वो उठा लो। तो जैसे भी आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा प्लेटफॉर्म भी आपके लिए
डिटेल मॉक टेस्ट लेकर आया है, जहां पर डेली बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑल इंडिया रैंक, डिटेल एनालिसिस, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और हाँ, आप में से जो भी बच्चे हमारे इस टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं, अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है तो हमारा ही एकेडमी आपसे कांटेक्ट करेगा और आपको सृजन प्रोग्राम से जोड़ देगा। सृजन प्रोग्राम जहां पर आपको पर्सनल गाइड किया जाएगा हमारे फैकल्टीज के द्वारा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उस तक वो बात की बात है, पहले आप टेस्ट ज्वाइन करिए, पहले आप अच्छा परफॉर्मेंस करिए। और टेस्ट का जो पर्पस है, वो पर्पस क्या है, आप हमेशा ध्यान रखिए, टेस्ट का पर्पस ये नहीं है कि हमको फर्स्ट रैंक लाना है या हमको सारे क्वेश्चन करके आना, नहीं। जितने क्वेश्चंस टेस्ट में पूछे हैं उतने टॉपिक तो आपके तैयार हो जाए। आज आपने टेस्ट दिया है, अगर 40 क्वेश्चन पूछे तो 40 टॉपिक आपके आज के आज प्रिपेयर होने चाहिए। टेस्ट के तुरंत बाद जाके उन 40 टॉपिक को फटाफट एक बार रिवीजन दे लो। इसी तरह अगले दिन 40 क्वेश्चन पूछे तो ये आपका फोकस होना चाहिए कि हमारे टॉपिक्स कितने प्रिपेयर हुए हैं, ठीक है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन टेस्ट को दिया करिए। स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को, जहां पर बंगाल स्कूल के बारे में बात किया गया है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद टर्म इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि ये बेसिकली उसी समय फल फूल रहा है जब बंगाल में राष्ट्रवादी गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। राइटर क्या क्या बोलता है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है सबसे पहले, कंपनी चित्रकला, ठीक है। तो चैप्टर का नाम डाल लेते हैं, बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। बंगाल स्कूल, स्कूल बेसिकली मतलब जहां पर ये फल फूल रहता है, जैसे मुगल टाइम पीरियड में आप चित्रशाला कहते थे ना, वैसे ही कुछ। तो बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या बोल रहा है। यहाँ पर एक टर्म यूज कर रहा है, कंपनी चित्रकला, ठीक है। कंपनी चित्रकला का क्या मतलब है, अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में कला का निर्माण विभिन्न उद्देश्यों से किया जाता था। यानी जब ब्रिटिश इंडिया में रूल नहीं कर रहे थे, और ब्रिटिश ने इंडिया में सबसे पहले जिस क्षेत्र पर रूल चालू किया था वो बेसिकली बंगाल का ही क्षेत्र है। सबने सुना होगा बैटल ऑफ प्लासी, जिससे थोड़ी एंट्री हो गई थी ब्रिटिश की बंगाल में। फिर सुना है बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, और फिर होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जिसके बाद से बंगाल का रेवेन्यू पार्ट ऑलमोस्ट ब्रिटिश के अंडर में आ चुका था। जो आपका सिविल पार्ट है वो भी थोड़ा बहुत उसने अपने कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन आगे चल के 1772 में बंगाल पे पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो जाता है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में कला का निर्माण विभिन्न उद्देश्यों से किया जाता था। यानी भारत में जो भी कला चित्रकारी हो रही थी उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते थे, अलग अलग उद्देश्य होते थे। यानी कि कला क्यों, उस समय जो भी चित्रकलाएं थी या अन्य कलाएं थी, उनका निर्माण बहुत अलग अलग पर्पस से होता था इंडिया में, ठीक है। कभी इसे मंदिर की दीवारों पर प्रतिमाओं के रूप में देखा गया। आपने देखा है, हम बहुत सारे आर्ट्स के बारे में पढ़कर आए हैं कि किस तरह मंदिर के दीवारों पर बहुत सारी प्रतिमाएं बनाई जाती थी, आकृति उकेरी जाती थी, है ना। हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं। तो कभी मंदिर की दीवारों पर प्रतिमा के रूप में हम कि हमें प्रतिमा बनानी है, इस उद्देश्य से हम उस कला का विकास कर रहे थे। तो कभी झोपड़ियों के दीवारों के अलंकरण के रूप में, यानी जो दीवार है उनको सजाने के लिए वहां पर हम चित्रकारी करते हैं। या फिर कभी हम लघु चित्रों के रूप में पांडुलिपियों में से देख सकते हैं, यानी जो किताबें बनाई जाती थी, पांडुलिपियां हुआ करती थी, उसमें भी आप छोटे छोटे चित्र देखा करते थे। तो बोल रहे हैं कि ब्रिटिश के आने के पहले जो भारत में कला विकसित हो रही थी, वो कला अलग अलग उद्देश्यों से किया जाता था। दीवारों पर आकृति उकेरने के लिए, सजावट के लिए, पांडुलिपियों में चित्र डाला जाता था ताकि और ज्यादा वो क्रिएटिव हो सके, इमेजिन आप और अच्छा कर सके, आपका और इंटरेस्ट डेवलप हो सके, ठीक है। 18वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, 18वीं शताब्दी यानी 1701, तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी 1700 में आ रही है? नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में एंट्री कर चुकी है। फिर ये जो टर्म यूज कर रहा है वो इसलिए क्योंकि 1700 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा इंडिया में, उसकी पावर बढ़ जाती है। 1747 के बाद ही हमें वो दिखाई देने लग जाते हैं, जब मुगल्स धीरे धीरे डिक्लाइन होते हैं, इधर ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे पावरफुल होती है। और 1761 के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद जब मराठास वीक हो जाते हैं, तब तो और ज्यादा
पावरफुल हो जाते हैं। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसीलिए टर्म यूज करा 18th सेंचुरी, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, कर्नाटक वॉर, ये सारे वॉर्स या फिर मराठाओं के साथ युद्ध, मैसूर के साथ युद्ध, ये सारे के सारे युद्ध 18वीं शताब्दी में ही हुए थे। और इन वॉर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी लगातार जीत रही थी और अपना प्रभाव भारत में बढ़ा रही थी। तो इसलिए टर्म यूज कर रहा है कि 18वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और उसने भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना की, यानी वन बाय वन भारत के क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो वो पहले भी चुकी थी। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एंट्री कर चुकी है। 4 डेट्स मैं आपको हमेशा बोलती हूँ याद रखने के लिए। 1600, 1765, ठीक है, 1858 और 1947। ओके, ये वो टाइम पीरियड था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में एंट्री तो करी, लेकिन इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी केवल और केवल भारत में क्या कर रही थी? व्यापार कर रही थी और अपना ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक लाभ सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी। ये वो टाइम पीरियड था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के साथ साथ प्रशासन भी करने लगेगी। यहाँ पर हमें दिखाई देता है व्यापार प्लस प्रशासन, ये दोनों चीजें वो करने लग जाती है। ठीक है, और यही इसी टाइम पीरियड का ये जिक्र कर रहा है। ठीक है, ये वो टाइम पीरियड था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस कर दिया गया और इंडिया में क्राउन रूल चालू हो जाएगा। और क्राउन रूल के समय में ये केवल और केवल इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देखते हैं, यानी प्रशासन देखते हैं। ओके, सभी की समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये वाले टाइम पीरियड की बात कर रहा है और क्या बोल रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 18वीं शताब्दी में दिखाई देती है, कैसे? औपनिवेशीकरण करते हुए, यानी वन बाय वन इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक, स्पेशली अगर मैं बात करूं तो 1765 से 1857 तक ऑलमोस्ट इसने इंडिया के 2/3 पार्ट पर अपना कंट्रोल कर लिया था। कैसे? तो हम देखते हैं बंगाल वाला क्षेत्र इसने अपने नियंत्रण में किया। हमने देखा मैसूर वाला जो क्षेत्र था वो अपने नियंत्रण में किया। फिर मराठवाड़ा वाला जो क्षेत्र था वो नियंत्रण में करा। जो सिख क्षेत्र था वो अपने नियंत्रण में करा। अवध को इसने अपने नियंत्रण में करा। तो बहुत ही कम समय में ऑलमोस्ट इंडिया के 2/3 पार्ट पर अपना नियंत्रण करके इसने अपने आप को औपनिवेशिक शक्ति के रूप में 18वीं शताब्दी में भारत में स्थापित कर लिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जब ये भारत में अपने आप को स्थापित करते हैं तो अंग्रेज स्थापना की, तो अंग्रेज वे भारतीय कला देखकर उससे आकर्षित हुए। तो जब भारत में ही अपने आप को स्थापित करे तो इन्होंने भारतीय कला को देखा और उससे काफी ज्यादा आकर्षित हुए। और विशेषकर यहाँ के विभिन्न लोगों के रहन सहन, जीव जंतु, वनस्पति से प्रभावित होकर उन्होंने कई स्थानीय कलाकारों को कमीशन पर रखकर कथात्मक चित्रण कराया। मतलब जैसे जैसे भारत में इनका प्रभाव बढ़ रहा है, ये भारतीयों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अब इनका रहन सहन, पहनावा, खान पान बहुत डिफरेंट है, इंडिया का बहुत डिफरेंट है। तो ये काफी ज्यादा उससे आकर्षित हो रहे थे। और उस पे भी बड़ी चीज क्या है कि भारत में जो विविधता हमें दिखाई देती है, डाइवर्सिटी दिखाई देती है किसी भी लेवल पर, है ना। भारत में क्षेत्रीय स्तर पर, सॉरी, अगर आप भौगोलिक स्तर पर देखें तो विविधता है, अगर आप पॉपुलेशन वाइज भी देखें तो कितनी ज्यादा विविधता है। तो भारत में जो विविधता थी, जो यहाँ के लोग थे, उनका रहन सहन, जीव जंतु, वनस्पति, इन सबको देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। और प्रभावित होने के बाद से जो लोकल आर्टिस्ट हुआ करते थे, स्थानीय कलाकार, क्योंकि इन्होंने पूरे इंडिया पर तो कॉन्कर कर नहीं लिया था, वन बाय वन ये क्षेत्रों पर नियंत्रण कर रहे थे। तो जब ये किसी क्षेत्र पर नियंत्रण करते थे, वहां के जो स्थानीय कलाकार था, जो लोकल आर्टिस्ट था, उससे ये कथात्मक चित्रण करवा रहे थे, यानी उससे वो चित्रकारी करवा रहे थे। तो इस तरह से इनका भारतीय कला के अंतर्गत में एक तरह से बोल सकते हैं प्रभाव चालू हुआ। ठीक है, ये स्थानीय कलाकार मुर्शिदाबाद, लखनऊ और दिल्ली के थे, जिन्होंने भारी संख्या में कागज पर चित्र बनाए। ठीक है, तो हमें क्या पता लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भारत में प्रभाव बढ़ता है तो इसके द्वारा क्या करा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कौन कौन से क्षेत्र का, तो बोल रहा है कलकत्ता हो गया, लखनऊ हो गए, दिल्ली हो गए, इन क्षेत्रों के, दिल्ली के स्थानीय कलाकारों से अनेक चित्र बनाए। ठीक है, और वो जो स्थानीय कलाकार थे, क्योंकि देखो मुगल टाइम पीरियड के बाद हमने देखा था किस तरह से जो कलाकार थे मुगल्स के डिक्लाइन के बाद वो धीरे धीरे दूसरे क्षेत्र में मूव करने लग गए।
और जो स्थानीय रूलर्स थे उन्होंने उनको संरक्षण दिया। लेकिन जो स्थानीय शासक थे जब उनको हराकर ब्रिटिश वहां रूल करने लगे तो ब्रिटिश ने भी उन कलाकारों को छोटे स्तर पर संरक्षण दिया। संरक्षण दिया तो क्या कि हम चाहते हैं तुम इस तरह की चित्रकारी बनाओ, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो कलकत्ता वाला क्षेत्र है, जो दिल्ली है, अवध है, लखनऊ है, यहाँ के कई सारे कलाकारों से इन्होंने चित्र बनवाए, उन्हें संरक्षण दिया। तो वो चित्रकार भी क्या करेंगे, जो उनके संरक्षक है, जो उनका पेट पाल रहे हैं, उनको खुश करने के लिए अलग अलग प्रकार की चित्रकारी करेंगे। तो राइटर यहाँ पर यही बोलता है कि अपने नए संरक्षक को खुश करने के लिए इन कलाकारों ने अपने आसपास की जीवन शैली को पारंपरिक तरीके से चित्रित करना शुरू किया। कि जो भी आसपास में घटना घट रही थी, लोग जिस तरह से रहन सहन कैरी करते थे, जो भी उनका रहन सहन था उसको दर्शाना चालू किया, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो यही चाहते थे। तो इन्होंने आसपास की जो भी परंपरागत शैली थी, रहन सहन था, उसको चित्रित करना चालू किया। इसका आशय है कि उन्होंने यथार्थवादी चित्रण करना चालू किया। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब हम मुगल चित्रकला के बारे में पढ़ रहे थे कि मुगल जो शासक थे, जब वो चित्रकला को प्रमोट कर रहे थे, संरक्षण दे रहे थे, तो हमने देखा था कि अकबर के टाइम पीरियड में किस तरह यूरोपियंस की एंट्री हुई और कई सारे यूरोपियंस ने अकबर को यूरोपीय पेंटिंग्स भेंट की। फिर हम देखते हैं जहांगीर के टाइम पीरियड में भी यही हुआ। और जो यूरोपियन चित्रकला थी वो यथार्थ पे आधारित था। यथार्थवाद का मतलब है रियलिटी बेस्ड था, बहुत ज्यादा रियलिटी उसमें दर्शाई जाती थी। तो ये बोल रहे हैं कि जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे, ये यूरोपियंस भी भारत में आ रहे थे, मुगल्स के टाइम पीरियड में जो मुगल चित्रकला शैली थी उसमें यथार्थवादी वाला तत्व ऑलरेडी आ चुका था। जैसे हमने देखा था ना, मुगल चित्रकला शैली, उस पर फारसी शैली का प्रभाव था, भारतीय शैली का, इस्लामिक शैली का और यूरोपियन शैली का। तो वहां पर कई सारी शैलियों का मिश्रित रूप से प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो ये जो यूरोपियंस है ना, वो यथार्थवादी चित्रण किया करते थे, रियलिटी बेस्ड, और वही हमें यहाँ पर दिखाई देता। तो यहाँ पर जब चित्रकला दिखाई देगी तो उसमें बाकी चीजें मिसिंग है, केवल वो जो यथार्थवादी है ना, वो जो कोर उसका, वो यथार्थवाद पर आधारित था। यानी अब जो चित्रकार है वो क्या चित्रित करेंगे, आसपास की जीवन शैली को चित्रित करेंगे, जो भी लोगों का रहन सहन है उन सारी चीजों को वो दर्शाएंगे। और ये क्या, ये रियलिटी बेस्ड है। तो यहाँ पर राइटर यही बोल रहा है कि ये जो ब्रिटिश के प्रभाव में जब चित्रकारी चालू हुई तो यहाँ पर यथार्थवादी चित्रण चालू हो गया, क्योंकि ये रियलिटी ही दिखाना चाहते थे, आसपास के लोगों की जीवन शैली दर्शाना चाहते थे। और जो चित्रकार है वो अपने संरक्षक को खुश करने के लिए बड़ी संख्या में इस तरह के चित्रण को करेंगे। तो अनेक चित्र बनाए गए और वो चित्र किस पर आधारित थे, यथार्थवादी चित्रण थे। तो ये ध्यान रखना है। सभी के समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यह मिश्रित कला भारतीय और यूरोपीय कला का सम्मिश्रण है जिसे कंपनी शैली के नाम से जाना गया। बोल रहे यहाँ पर ये जो कला विकसित हुई, क्योंकि वो जो आर्टिस्ट है वो तो इंडियन ही है, वो यूरोपियन आर्टिस्ट तो है नहीं। तो भले ही चित्रण आप यथार्थ का कर रहे हो, भले ही आप लोगों की जीवन शैली को दिखा रहे हो जो रियलिटी बेस्ड है, लेकिन अब उसको आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसमें आपको किस तरह के कलर्स का यूज करना है, किस तरह से उनकी छवि चित्र बनानी है, वो तो हमारा जो इंडियन आर्ट है वही चल रहा है। हालांकि उसका कोर क्या हो गया कि अब वो रियलिटी बेस्ड चीजें होंगी। तो यहां पर यही बोल रहा है कि अब जो कला विकसित हुई यथार्थवादी चित्रण के रूप में, जो कि भारतीय कला के साथ मिल जाती है, तो इससे जो कला विकसित हुई उसे किस नाम से जाना गया, कंपनी शैली के नाम से जाना गया। तो ये यहाँ पर जो बताना चाह रहा था, ये एक टर्म यूज करा था इसने स्टार्टिंग में ही, कंपनी शैली, उसको इसने डिफाइन कर दिया है। एक सेकेंड, ओके, उसको इसने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो हम एक बार हेडिंग डाल लेते हैं, कंपनी शैली। ओके, कंपनी शैली, ठीक है। अब इसके लिए क्या बोल रहे हैं, कंपनी शैली क्या है, तो यहाँ पर इसने बता दिया कि भारतीय और यूरोपीय कला का सम्मिश्रण से जिस नई शैली का विकास हुआ है उसको हम कंपनी शैली के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश शासन के समय भारतीय
और यूरोपीय कला के सम्मिश्रण से दिखाई दे रहा है, ये मैंने कहीं दिखे ना, से विकसित होने वाली शैली को हम किस नाम से जानते हैं? क्या बोलते हैं इसे? हम कंपनी शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोल रहा है? इस शैली के चित्रों की भारत में रह रहे अंग्रेजों के साथ साथ ब्रिटेन में भी बहुतायत में मांग थी। बोल रहे ये जो नई चित्रकला शैली का विकास हुआ, इस चित्रकला शैली की बहुत डिमांड थी। जो भारत में ब्रिटिश रह रहे थे उनको तो ये पसंद आता ही था। यथार्थवाद पर आधारित जो चित्रण था, लोगों की जीवन शैली को दर्शाते हुए, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ये देखो, एक सेकेंड, ये जो भी लोगों की एक्टिविटी होती थी उसे दर्शाते हुए, तो ये भारत में जो ब्रिटिश रह रहे थे उन्हें तो पसंद आता ही था। बोल रहे ये जो यूरोपियंस थे, जो ब्रिटेन के ब्रिटिश वासी थे, उनके बीच भी इस तरह की चित्रकला का काफी ज्यादा डिमांड था, बहुतायत में मांग थी। अब यहाँ पर आ जाते हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के चित्रकला के यहाँ पर बात करेगा, तो अगला हेडिंग डाल लेते हैं हम, क्या? राजा रवि वर्मा। देखते हैं क्या बोल रहा है राजा रवि वर्मा, और ये किस पर आधारित था? यूरोपीय कला, एक सेकंड, यथार्थवाद। ओके, चलो अब आ जाते हैं राजा रवि वर्मा। इसी समय में राजा रवि वर्मा के द्वारा जिस चित्रकला का विकास किया गया उसके बारे में राइटर यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। क्या बोलता है यहाँ पर? ओके, 19वीं शताब्दी के मध्य। अब टाइम पीरियड थोड़ा सा नोटिस करिए, पहले इसने क्या बोला? 18वीं शताब्दी, अब ये क्या बोल रहा है? 19वीं शताब्दी। तो इस शैली का जो विकास वाला टाइम पीरियड है वो क्या बोल रहा है? 18वीं शताब्दी। ओके, यानी कि 1700 के बाद, 1700 के आसपास की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं ये कौन से बोल रहा है? 19वीं शताब्दी। ठीक है, देखो टाइम पीरियड में इसलिए स्पेसिफिकली यहाँ पे हाईलाइट करती हूँ, आप भले इसे वर्ड टू वर्ड मत रटिए, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग में रहेगा तो ये पता रहेगा कि पैरेलली क्या चीजें चल रही है। पैरेलली चीजों से कंपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था 18वीं शताब्दी के टाइम पीरियड की ये बात है, और ये वाला 19वीं शताब्दी। अब यहाँ पर बात कर रहा है क्या कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में छाया चित्रण, फोटोग्राफी के आने के साथ चित्रकला की गुणवत्ता में गिरावट आई। आज आप देखते हैं फोटोज, है ना, आज से लगभग 20 साल पहले इतना भरमार में फोटोज नहीं मिलती थी। जनरली बर्थडे वगैरह लोगों का होता था तो घर में स्पेशल फोटोग्राफर बुलाए जाते थे, वो फोटोज क्लिक किया करते थे, वो पिक्चर को हम बहुत संभाल के रखते थे। स्कूल में कोई फंक्शन होता था स्पेशल, तो वहां पर भी फोटोग्राफर आते थे, वो फोटो क्लिक करते थे, उसको हम संभाल के रखते थे। आज 20 साल बाद की क्या स्थिति है? मोबाइल फोन आ चुके हैं, तो अब फोटोज लेना कितना इजी हो चुका है ना। तो अब आप देखिए, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे, अपने अपने घर में देखिएगा कि 20 साल पहले तो आपके पास में फोटोज रहा करते थे हार्ड कॉपी के फॉर्म में, है ना। अब आप देखिएगा कि लास्ट 5 से 10 साल में आपने कितने फोटोज निकलवाई हैं। नहीं निकलवाया होगा, सबके फोन में ही है, फोन की गैलरी में ही भरे पड़े हैं, क्योंकि बदल गई ना। अब वो जो फोटोग्राफर थे उनका थोड़ा सा महत्व कम हुआ, हालांकि आज भी है महत्व, किस सेंस में? शादी विवाह समारोह में। लेकिन वैसे आप देखिए वहां पर भी क्या हो रहा है, फोटोग्राफर भी ज्यादातर वीडियो बना के पेन ड्राइव में आपको पकड़ा दे रहे हैं ना। तो अब वो जो समय था जब हार्ड कॉपी निकाली जाती थी, एल्बम खरीदे जाते थे, उसमें बाकायदा संभाल के रखा जाता था, है ना, अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब आप देखिए, अब फोटोज खींच के फोन में ही पड़ी रह रही, तो समय ने क्या करा, उस चीज के महत्व को कम कर दिया। वो जो हार्ड कॉपी निकाली जाती थी आज वो नहीं निकाला जा रहा है, एकदम चेंज हो गया, उसका महत्व ही खत्म हो गया, है ना। अब जो फोटोग्राफर बुलाए जाते थे वो नहीं बुलाया जाता है, बहुत कम बुलाया जाता है, ओकेजनली कोई बड़ा ओकेजन हो तब बुलाया जाता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर यही बोल रहा है कि जो अभी तक क्या था, 19वीं शताब्दी के पहले छवि चित्रण, यानी किसी का फोटो बनाना है तो वो पेंटिंग किया जाता था बकायदा,
लेकिन 19वीं शताब्दी में क्या आ गया, तो बोल रहा है कि छाया चित्रण, फोटोग्राफी आ गई, है ना। अब उस फोटोग्राफी, वो जो क्लिक करके पिक्चर निकालेंगे, उसकी वजह से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रियल होता है ना, अब आपकी फोटो खींचोगे आप हूबहू वही लगोगे, और एक चित्रकारी करेंगे आप उसमें भी हूबहू लगोगे, लेकिन वो एक चित्र बनाया है और एक वो बिल्कुल पिक्चर निकल कर आ गई है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में जैसे ही छाया चित्रण आया, फोटोग्राफी आई, उसके आने के बाद चित्रकला की गुणवत्ता में गिरावट आई, क्योंकि कैमरे से जो पिक्चर निकाली जाती थी वो अधिक वास्तविक थी, और वो इतनी वास्तविक थी कि उसको ज्यादा लोग प्रायोरिटी पर रखते थे। हालांकि ब्रिटिश कलाकारों द्वारा स्थापित किए गए कला विद्यालय में तैलीय रंग प्रयोग किए गए, जो अकादमिक शैली के चित्रों में प्रयोग में लाए जाते थे। ठीक है, तो बोल रहा है कि 19वीं शताब्दी में हमें एक ये चीज दिखाई दी जिसकी वजह से थोड़ा सा आघात लगता है। किसको लगता है? जो चित्रकला है उसको थोड़ा आघात लगा, क्योंकि फोटोग्राफी आ चुकी थी, कैमरे से फोटोज लिया जा रहा था। लेकिन हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि इस टाइम पीरियड में ब्रिटिश कलाकारों द्वारा स्थापित किए गए कला विद्यालय, जितने भी आर्ट स्कूल हुआ करते थे, उन आर्ट स्कूल में ब्रिटिश कलाकारों ने ऑयल पेंटिंग स्टार्ट करवाई, तैलीय रंगों का प्रयोग, जैसे यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, जो अकादमिक शैली के चित्रों में प्रयोग किए जाते थे, और इनका थोड़ा सा महत्व हमें धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई देगा। इनमें भारतीय विषयों को चित्रित करने के लिए यूरोपीय तैलीय रंगों का प्रयोग किया जाता था। सब्जेक्ट अभी भी वही रहा कि भारतीय जो है उन्हीं विषयों को चित्रित किया जाता था, उनकी जीवन शैली को दर्शाया जाता था। लेकिन इसमें किस चीज का यूज कर रहे हैं? अब यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो यूरोपियन आ जाएगा। कैसे? यूरोपियन तैलीय रंगों का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार की चित्रकला के सबसे सफल उदाहरण कला स्कूलों के बाहर पाए गए, यानी कि ना केवल वो जो कला स्कूल थे, जो उनका केंद्र थे जहां इस तरह की कला की जा रही थी, बल्कि इसके बाहर भी इन तैलीय रंगों का प्रयोग करके अलग अलग क्षेत्रों में कलाकारी की जा रही थी। तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो राजा रवि वर्मा की स्टोरी पे जाने से पहले ये बैकग्राउंड बना रहा है, और बैकग्राउंड में आपको क्या बता रहा है कि होता क्या है 19वीं शताब्दी में कैमरे से फोटोग्राफी के कारण चित्रकला के महत्व में कमी, इसी काल में ब्रिटिश कला स्कूलों में तैलीय रंग, ऑयल पेंटिंग, तैलीय ऑयल कलर्स जो होते थे, रंगों का प्रयोग, जिसका भारत में कला स्कूलों के अतिरिक्त विस्तार देखा जा सकता है, यानी अन्य क्षेत्रों में भी उसका प्रयोग हो रहा था। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका हमें एक एग्जाम्पल दे रहा है जहां पर राजा रवि वर्मा का जिक्र किया जाएगा। क्या बोल रहा है ये कि इस प्रकार की शैली केरल में त्रावणकोर राज्य के राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित चित्रों में दिखाई देती है। अब ये जो त्रावणकोर के राजा है ना, राजा रवि वर्मा, ये पैरेलली थे ब्रिटिश कंपनी जब इंडिया में रूल कर रही थी अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, जब हम देखते हैं ना मैसूर वाले क्षेत्र में टीपू सुल्तान के बारे में आपने पढ़ा है, हैदर अली और उसका पुत्र टीपू सुल्तान। तो जो मैसूर, कर्नाटक और केरल का जो उत्तरी भाग है, वहां पर जब टीपू सुल्तान हैदर अली रूल कर रहा था, उसके पैरेलली जो सुदूर दक्षिण वाला केरल का जो सदर्न पॉइंट वाला रीजन है, वहां पर हमें राजा रवि वर्मा रूल करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसके पैरेलली ब्रिटिश भी इंडिया में अलग अलग क्षेत्रों में रूल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो शैली विकसित हुई है, जहां पर ऑयल कलर्स का यूज किया जा रहा है, जो कि ब्रिटेन में यूज किए
किए जाते थे, या फिर भारत में जो ब्रिटिश आर्ट स्कूल थे वहां पर इन ऑयल कलर का यूज किया जाता था। लेकिन ये ऑयल कलर केवल उन ब्रिटिश इंडियन आर्ट स्कूल्स में नहीं बल्कि उसके बाहर भी प्रचलित है, जिसका एग्जाम्पल दे रहा है कि केरल के त्रावणकोर राज्य के राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित चित्रों में हमें इस तरह के ऑयल कलर्स का यूज होते हुए दिखाई देता है। भारतीय राजप्रसादों में लोकप्रिय यूरोपीय शैली के चित्रों की नकल चित्रित करने का प्रचलन था, जहां उन्होंने यथार्थवादी शैली में महारत हासिल की और रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों के दृश्यों को चित्रित किया। तो ये बोल रहा है कि जो एक और चीज हमें दिखाई दी कि जो राजप्रसाद बन रहे हैं भारत में बड़े बड़े, वहां पर भी यूरोपीय शैली के चित्रों की नकल की जा रही है। ठीक है, और सब्जेक्ट तो इंडियन ही है, जैसे रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य के दृश्यों को चित्रित किया जा रहा है, लेकिन उनको चित्रित करने में जो क्या दर्शाया जा रहा है, यथार्थवादी शैली का प्रयोग किया जा रहा है, रियलिटी दर्शाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर बस यही है, थोड़ा सा पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या बोल रहा है, केरल के त्रावणकोर में केरल के त्रावणकोर में राजा रवि वर्मा के काल में कौन सी तैलीय रंगों का प्रयोग, समझ में आ गया। ठीक है, और एक चीज और यहां पर बात किया है कि भारत में जो राजप्रसाद बन रहे हैं उसमें यूरोपीय शैली के चित्रों का नकल बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। समय के साथ साथ वह इतने लोकप्रिय हो गए कि उनके चित्रों को ओलियोग्राफी बाजार में बेचे जाने लगा। बोल रहे कि ये जो चित्र बन रहे थे ना, ये इतने ज्यादा आगे चल के फेमस हो गए कि इन चित्रों को बेचा जा रहा था, लोग खरीद रहे थे इन पेंटिंग्स को, तथा जनसाधारण के घरों में कैलेंडर के रूप में उनके बनाए गए धार्मिक चित्र सजाए जाने लगे। तो ये जो ऑयल पेंटिंग्स थी ये आगे चलकर बहुत फेमस हुई, इतनी फेमस हुई कि इन ऑयल पेंटिंग्स में जो भी हमारे धार्मिक घटनाएं हैं उनको दर्शाया जाता था, तो उसका फोटो खींच खींच कर आप देखते कैलेंडर में भी दिखाई देने लगता था। कैलेंडर जब आगे लोग घर में रखेंगे तो होता है ना जनवरी, तो उसमें कुछ पिक्चर है, फिर फरवरी में, फिर मार्च में, तो जो ऑयल पेंटिंग था ना वही कैलेंडर के फॉर्म में हमें दिखाई देने लगे। मतलब ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे उस टाइम पीरियड में ऑयल पेंटिंग इंडिया में। तो इसके बारे में ही यहाँ पर बता रहा है कि ये इतने ज्यादा प्रसिद्ध हुए कि ओलियोग्राफी बाजार में बेचे जाने लगा। मतलब ये जो चित्र बनाया जा रहा है, जिसके लिए टर्म यूज कर रहा है कि उनके चित्रों की ओलियोग्राफी जो है, जो उसका पिक्चर है क्लिक करके उसको बाजार में बेचा जाने लगा, और साथ ही साथ कैलेंडर में भी उसका चित्र जो है वो छपने लगा। ठीक है, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में राष्ट्रवाद के उदय के साथ रवि वर्मा द्वारा निर्मित इस शैक्षणिक शैली को विदेशी माना जाने लगा। बोल रहा है कि जब राष्ट्रवाद का उद्भव हो रहा था, स्पेशली स्वदेशी आंदोलन, जब स्वदेशी आंदोलन चलता है, या 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद हम देखते हैं स्वदेशी पर बहुत जोर दिया जा रहा था। तो जब स्वदेशी पर जोर दिया जा रहा था, क्योंकि जो ऑयल कलर है ये कहाँ की उपज है, ब्रिटेन की उपज थी, तो जब इस कलर का यूज करते हुए राजा रवि वर्मा के टाइम पीरियड में जो केरल में चित्रकला शैली विकसित हुई ना, उसको ही क्या ठहरा दिया गया कि ये भारतीय नहीं है, बल्कि बोल रहा है कि इस शैक्षणिक शैली को विदेशी शैली माने जाने लगा। समझ में आ गया। इसके साथ ही भारतीय मिथ को तथा इतिहास को दिखाने के लिए इस शैली को पश्चिमी शैली माने जाने लगा कि अगर तुम भारत के जितने भी एपिक्स हैं या कोई मिथक है, उसको अगर दर्शाने के लिए आप इस तरह के ऑयल पेंटिंग्स का यूज कर रहे हो या ऑयल कलर का यूज कर ऑयल पेंटिंग बना रहे हो, तो ये क्या है, बेसिकली पश्चिमी शैली है, ये भारतीय शैली नहीं है। ठीक है, इस तरह की राष्ट्रवादी सोच के बीच 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई, और इसी क्रम में एक नया कला का केंद्र बनकर उभर कर आ रहा है, जिसको बोला जा रहा है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। किसके, इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में उभर कर आ रहा है। तो बस यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि इसके टाइम पीरियड में तैलीय रंगों का प्रयोग चालू हुआ, और फिर राइटर बोलता है
ओके, फिर राइटर बोलता है कि अब थोड़े से पॉइंटर्स हम चेंज कर देंगे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के साथ ही इस कला शैली को विदेशी कला शैली तथा इससे चित्रित भारतीय मिथक को पश्चिमीकरण या पश्चिमी क्या टर्म यूज कर रहा है, मिथक को पश्चिमी शैली की अभिव्यक्ति कहा गया। अतः आगे इसके विकल्प के रूप में किसका उद्भव नजर आया हमें? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की गई। विकल्प के रूप में 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए यहां तक सबको क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पर किसके बारे में बताने वाला है? बंगाल स्कूल के बारे में बताने वाला है। देखो ये चैप्टर ऐसे ही है, इसमें मैं कुछ खास आपकी सहायता कर नहीं पाऊंगी, बस हमें थोड़ा थोड़ा समझते हुए आगे चलना है कि हम बेसिकली ये जो चैप्टर है उसने नाम ही बता दिया, बंगाल स्कूल के बारे में बताएगा और राष्ट्रवादी गतिविधि से रिलेट इसको करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट तक पहुंचने के लिए हमको एक जर्नी बताई कि ब्रिटिश इंडिया में एंट्री करते हैं, वो छोड़ो, फिर आके इंडिया में रूल चालू करते हैं। तो जब वो भारत के एक क्षेत्र पर रूल कर रहे थे, बंगाल हो गया या अन्य छोटे छोटे क्षेत्रों पर, उसी समय उन्होंने स्थानीय कलाकारों को संरक्षण दिया और यथार्थवादी चित्रण कराए। और यथार्थवादी चित्रण में विषय विदेशी नहीं, विषय अपने ही रखे। कौन से विषय? तो भारतीय जीवन शैली को अभिव्यक्त करने का उन्होंने विषय रखा कि जो भारतीय जीवन शैली है इसको आप अच्छे से अभिव्यक्त करिए। ठीक है, भारतीय स्थानीय कलाकारों ने भी उसको अभिव्यक्त किया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इसी समय पे ब्रिटेन में हम देखते हैं कि ऑयल कलर्स का यूज चालू होगा और जितने भी भारत में ब्रिटिश कला स्कूल थे वहां पर भी ऑयल कलर्स का यूज हुआ। लेकिन वो जो तैलीय रंगों का प्रयोग था वो केवल उन ब्रिटिश कला केंद्रों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि भारत में दूसरे जो क्षेत्र थे उन पर भी उसने प्रभाव डाला। तो उसका एक एग्जाम्पल दे दिया कि केरल में जो राजा रवि वर्मा थे उनके द्वारा भी इस तरह के ऑयल कलर्स का यूज चालू किया गया। और ये जो तैलीय रंगों का प्रयोग था ये बहुत फेमस हो जाता है एक टाइम पीरियड में, है ना। इसके चित्र बहुत डिमांड में होने लग जाते हैं, इवन मार्केट में इसका अच्छा खासा डिमांड था, इसको बेचा जाने लगा। लेकिन जैसे ही नेशनलिज्म एक्टिविटी पनपी तो उस समय हम स्वदेशी की बात कर रहे थे और उस स्वदेशी वाली जब वो लहर दौड़ रही थी उस समय इस ऑयल कलर्स का यूज करके जो पेंटिंग बनाया जाता उसको पश्चिमी शैली की संज्ञा दे दी गई या बोल दिया गया कि भाई ये तो विदेशी शैली को ही आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। और उसी समय हमें बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना होते हुए दिखाई दी, जिसके बारे में हम अभी जिक्र करने वाले। तो एक कहानी की तरह ये इसको आगे ले गया। अब क्या बोल रहा है? बंगाल स्कूल के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है? आधुनिक एवं राष्ट्रवादी स्कूल का प्रारंभ सर्वप्रथम बंगाल से ही हुआ, जो केवल इस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। बोल रहे कि ये राष्ट्रवादी स्कूल है, यानी कि कला के लिए इस जब स्कूल का स्थापना किया गया तो ये पूरी तरह से राष्ट्रवाद पर आधारित था, यानी स्वदेशी पर आधारित होगा। तो आधुनिक और राष्ट्रवादी स्कूल का प्रारंभ सबसे पहले बंगाल से हुआ।
ये जो कला के संरक्षण के लिए। अब कला में इसमें केवल पेंटिंग्स या चित्रकला नहीं, इसमें अलग अलग प्रकार की कलाओं को संरक्षण दिया जाएगा। तो अगर आधुनिक और राष्ट्रवादी कला के संरक्षण की बात करें तो पहली बार ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? बंगाल में प्रारंभ हुआ, जो केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं था। स्टार्ट बंगाल से हुआ, लेकिन इसका काफी दूसरे क्षेत्रों में भी प्रचार प्रसार हमें दिखाई दिया। यह एक कला आंदोलन था और एक चित्रकला शैली थी जो ब्रिटिश सत्ता के केंद्र कलकत्ता में आरंभ हुई, लेकिन कुछ ही समय में यह देश के विभिन्न हिस्सों में फैल गई। यहाँ तक कि शांति निकेतन भी इसमें शामिल था, जहां भारत का पहला कला विद्यालय स्थापित किया गया। क्योंकि ये राष्ट्रवाद को प्रमोट करने के लिए, स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए इस तरह के कला केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। तो बोल रहे कि इसका प्रारंभ तो कलकत्ता में हुआ, लेकिन वहीं तक नहीं, इसका प्रभाव बहुत दूर तक दिखाई दिया। इवन रविन्द्रनाथ टैगोर का जो शांति निकेतन था, जहां पर वो बच्चों को शिक्षित करते थे अपने ही तरीके से, वहां पर भी हमें इसका प्रभाव दिखाई दिया। और इतना प्रभाव हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहला कला विद्यालय स्थापित कर दिया, जो कि क्या भारत का पहला कला विद्यालय स्थापित किया रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में। यह राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ा था, जिसकी अगुवाई कौन कर रहे थे? अगुवाई कौन कर रहे थे? अवनिंद्र नाथ टैगोर। 1871 से 1951 उनका टाइम पीरियड है, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है। जिन्हें ब्रिटिश प्रशासन और कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य ईबी हैवेल से पूरी सहायता मिली थी। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि ये जो नया हम देख रहे हैं बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हो रहा है, ये केवल और केवल इस क्षेत्र तक नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि आधुनिक और राष्ट्रवादी स्कूल। ठीक है, तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं। ओके, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, अब वन बाय वन इसके पॉइंटर्स को देखते हैं। पहले क्या बोल रहा है? पहला आधुनिक और राष्ट्रवादी कला ठीक है, इसका प्रारंभ कलकत्ता से लेकिन भारत के अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार, इसके प्रभाव से रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन में पहला कला विद्यालय स्थापित ठीक है, आगे चल के इस कला विद्यालय को संरक्षण भी दिया गया, जहां पर बात कर रहा है कि जो ब्रिटिश प्रशासन थे या कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट थे, उसने इसको काफी ज्यादा संरक्षण दिया। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि जो ये क्या बोलेंगे इसको, बंगाल कला जो विकसित हो रही है या क्या बोलते हैं, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट विकसित हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा है कि हैवेल जो थे और टैगोर दोनों ही कंपनी शैली के आलोचक थे। कंपनी शैली कौन सी थी? भारतीय शैली और यूरोपियन यथार्थवादी शैली से मिलकर जो शैली निकल कर आई थी उसको हमने कंपनी शैली कहा था। ठीक है, और अगर ये पूछ रहा है बंगाल शैली या बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, ये जो पूरी तरह से स्वदेशी पर आधारित था, तो यहाँ पर राइटर ये बोलता है कि ये उसके विरोध में लाया गया। ठीक है, स्वदेशीकरण के लिए लाया गया, राष्ट्रवाद को प्रमोट करने के लिए लाया गया। तो इसके जो संरक्षक होंगे, जो भी इसको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, चाहे टैगोर फैमिली थी, रविंद्र हो गए,
है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, या हेवल की बात कर रहा है, तो बोल रहे हैं कि ये लोग जो कंपनी शैली थी उसके आलोचक थे। वो दोनों दृढ़ता से एक नई शैली के चित्र बनाने में विश्वास रखते थे, जो ना केवल विषय बल्कि चित्रकला शैली में भी भारतीय हो। उनके लिए मुगल चित्र, पहाड़ी लघु चित्र प्रेरणा के महत्वपूर्ण स्रोत रहे, और विषय और शैली दोनों इन्होंने अपना क्या रखा, भारतीय रखा। तो यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, हेवल और टैगोर दोनों ही कंपनी शैली ऑलरेडी हम पढ़कर आए हैं, ब्रिटिश के टाइम पीरियड में जो डेवलप हो रही है, कंपनी शैली के आलोचक इनके द्वारा मुगल शैली, मुगल चित्रकला शैली और पहाड़ी चित्रकला शैली को प्रेरणा के रूप में, को प्रेरणा स्रोत बनाया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इनका क्या बेस था, या ये किस चीज को ध्यान में रखकर, क्या मतलब होता है ना कि कहीं से तो आपका आइडिया आएगा, किसी को तो आप अपना आधार बनाओगे, तो वो आधार क्या बोल रहा है कि जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था, यहाँ पर जो आर्ट डेवलप हो रहा था, उसका आधार इंडियन था, ये स्वदेशी को प्रमोट करना चाहते थे। तो इन्होंने अपनी चित्रकला में किस चित्रकला शैली को आधार बनाया है, किसको इन्होंने अपना स्रोत बनाया, तो बोल रहा है कि जो मुगल चित्रकला शैली थी और पहाड़ी चित्रकला शैली ऑलरेडी हम पढ़कर आए हैं, वो इनका प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर डिस्कस कर रहा है अवनींद्रनाथ टैगोर और ईबी हेवल के बारे में। ये दोनों जो कि कंपनी आर्ट के विरोधी थे, स्वदेशी कला के समर्थक थे, उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बता रहे हैं, तो जल्दी से देख के आगे बढ़ेंगे। वर्ष 1896 में भारतीय इतिहास में दृश्य कला के लिए महत्वपूर्ण समय था। ठीक है, ईवी हेवल और अवनींद्रनाथ टैगोर दोनों ने अनुभव किया कि कला में भारतीय शैली की विशेषताओं के विश्लेषण की आवश्यकता है। इन दोनों को लगा कि अब जो हमें ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जो कला का विकास हो रहा है उसका भारतीयकरण हो। ठीक है, भारतीय शैली की विशेषताएं उसमें निखर कर सामने आनी चाहिए। इस उद्देश्य से उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना की, जो वर्तमान समय में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता में सिचुएटेड है। ठीक है, तो अब ये प्रमोट करना चाहते थे उसको, और इसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने केवल इतने तक ही सीमित नहीं रहे जो शांति निकेतन में ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं, इसके अलावा इनके द्वारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना की गई, जिसको हम प्रेजेंट डे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इनके द्वारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना की गई, और ये भी कहां पर है, कलकत्ता में है। ठीक है, क्योंकि ये चाहते थे ज्यादा से ज्यादा कला का क्या हो, भारतीयकरण हो। ठीक है, फिर बोल रहा है कि इसी तरह के कला विद्यालय लाहौर, लोकेशन ध्यान रखेंगे, लाहौर आज का जो पाकिस्तान, बंबई जिसे आज आप मुंबई कहते हैं, मद्रास में भी स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि कलकत्ता के अलावा लाहौर वाला जो रीजन है वहां पर हम देख रहे हैं। ठीक है, फिर अगला क्या बोल रहा है, बॉम्बे, और लास्ट क्या बोल रहा है आपको पता नहीं, दिखाई देगा नहीं, पीडीएफ में मिल जाएगा, मद्रास। तो ये सारे इन्होंने सेंटर्स बनाए, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इधर है आपका कलकत्ता, इधर लाहौर, इधर आ जाइए बॉम्बे, और इधर आ जाएगा आपका मद्रास। तो बोल रहे ये सारे इन्होंने अपने सेंटर्स बनाए, थोड़ा सा पास करो इसे। ठीक है, तो ये 4 सेंटर्स थे जहां पर इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना की। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इनका उद्देश्य क्राफ्ट, धातु शिल्प, फर्नीचर जैसे शिल्पों पर ज्यादा था। मतलब जो क्राफ्ट बनाया जाता है, मतलब कुछ चीजों को मिला के एक नई वस्तु बना देना, या फिर जो भी हमारे पास में क्या बोलते हैं,
जितना भी हमारे पास में ऐसा सामान होता है जो यूजलेस होता है उसको यूज करके एक नई चीज बना देना। क्राफ्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं। आप बेसिक अगर आपके पास पेपर है उससे कई सारी अपने यूजफुल चीजें बना सकते हो, ठीक है। पैन होल्डर वगैरह बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो स्कूल बनाया गया था बेसिकली ये किस पर ज्यादा फोकस करता था, क्राफ्ट पर, धातु शिल्प पर, धातुओं से जो नई नई चीजें बनाई जाती थी, और फर्नीचर, ठीक है। तो क्राफ्ट, धातु शिल्प और फर्नीचर शिल्पों पर इनका ज्यादा फोकस था, जबकि कलकत्ता के विद्यालय का रुझान ललित कला में था, ठीक है। तो जो कलकत्ता में विद्यालय स्थापित हो रहे हैं उसका ज्यादा फोकस था ललित कलाओं पर। बाकी जो विद्यालय स्थापित हो रहे हैं वो क्राफ्ट, धातु शिल्प, फर्नीचर पर ज्यादा काम कर रहे हैं। हेवल और अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला में भारतीय परंपरा की तकनीक और विषयों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक उन्होंने प्रॉपर सिलेबस, पाठ्यक्रम तैयार किया कि भाई ये हमें इन इन चीजों की शिक्षा देनी है जो कि पूरी तरह से भारतीय विषय थे। टैगोर का प्रसिद्ध चित्र जिसका जिसका नाम है जर्नीज एंड में पहाड़ी और मुगल शैली का प्रभाव है जो एक नवीन भारतीय शैली को जन्म देती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक दो चीजें जो है वो डिस्कस की गई, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो बोल रहे हैं कलकत्ता में हम देखते हैं ललित कला पर ज्यादा फोकस है, और बाकी जगह पर हम देख रहे हैं इन जगह पर जो सेंटर स्थापित किए गए थे वहां पर आपका क्राफ्ट हो गया, फर्नीचर वगैरह जो बनाया जाता है, या फिर फर्नीचर कला, या फिर धातु शिल्प जो है इस पर ज्यादा फोकस हमें दिखाई देता है, ठीक है। समझ में आ गया। बाकी हमारे काम का नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, जैसा कि कला इतिहासकार पार्थ मित्र लिखते हैं, कला इतिहासकार जो कला के बारे में इतिहास लिखते हैं, बोल रहे हैं वो बताते हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर के छात्रों की पहली पीढ़ी भारतीय कला की गुम हुई शैली और विषय को पुनर्प्राप्त करने में लगी हुई थी। यानी इन्होंने जो काम चालू किया उस कला के तहत जो शिक्षित पहली पीढ़ी निकलती है उन्होंने वापस से भारतीय शैली को विकसित करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अवनींद्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक महत्वपूर्ण पत्रिका के मुख्य कलाकार और रचनाकार थे। यानी जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे इनके द्वारा ये पत्रिका निकाली गई थी जिस पत्रिका का नाम था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जिसमें भारतीय कलाकार जो थे उनको अपने भव्य इतिहास से सीखने का काफी कुछ अवसर मिला। बहुत सारी चीजें वहां पर बताई गई थी, दर्शाई गई थी कि हमारा जो हेरिटेज है इंडियन आर्ट का वो बहुत ज्यादा समृद्ध है, उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उसने भारतीय कलाकारों को प्रेरित किया कि हम हमारी भारतीय कला से बहुत कुछ सीखें, जिन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के निर्माण में अपना योगदान दिया। बंगाल स्कूल द्वारा आधुनिक चित्रकला के विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार की गई। टैगोर द्वारा प्रारंभ की गई नई दिशा के फलस्वरूप शितेंद्र नाथ मजूमदार, रासलीला तथा मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई, राधिका जैसे युवा कलाकार भी सामने है। मतलब आगे चल के इनके जो प्रोत्साहन था उससे हमें कई सारे ऐसे भारतीय युवा कलाकार नजर आते हैं जिन्होंने भारतीय कला को प्रमोट किया, ओके, जो अपना कहीं ना कहीं महत्व धीरे धीरे खो रहा था। अब आ जाते हैं शांति निकेतन। शांति निकेतन प्रारंभिक आधुनिकतावाद। हमने देखा कि जो कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट स्थापित किया गया था उसका प्रभाव शांति निकेतन तक पहुंचा, और शांति निकेतन पहला ऐसा जगह था जहां पर पहला कला विद्यालय स्थापित किया गया था। मतलब एक ऐसा विद्यालय जहां पर कला के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। तो यहाँ पर शांति निकेतन का जिक्र करा है। शांति निकेतन की स्थापना के बाद कवि और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर जो खुद कला प्रेमी थे, जो खुद एक कलाकार थे, तो यहाँ पर बोल रहा है कि कवि थे, दार्शनिक थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला भवन के नेतृत्व के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नंदलाल बोस को आमंत्रित किया। जो कला भवन बनाया गया था शांति निकेतन में, ये जस्ट एक स्टोरी के फॉर्म में सुन लो, इसमें कुछ रटने जैसा नहीं है। तो कला भवन बना दिया गया। अब वो जो कला भवन या कला विद्यालय बनाया गया उसको लीड तो करना होगा ना कि कैसे हमें यहाँ पर शिक्षा देनी है बच्चों को कला की। तो इसके लिए अवनींद्रनाथ टैगोर, जिनका भारतीय कला में बहुत ज्यादा बड़ा योगदान है, इन्हीं के शिष्य हुए थे जिनका नाम था नंदलाल बोस, उनको इनवाइट कर लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की आइए और आकर हमारे कला विद्यालय को संभालिए। कला भवन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय का हिस्सा था जो कि पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय था। तो कभी आपसे फैक्चुअल टाइप का पूछ ले तो थोड़ा ध्यान रखना है कि पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था, शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसको लीड करने के लिए किसको बुलाया गया था, नंदलाल बोस को, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कला भवन में नंदलाल बोस के चित्रों में भारतीय शैली के साथ साथ बौद्धिकता, ओके एक सेकेंड,
अब जो नंदलाल बोस के टाइम पीरियड में हमें दिखाई देता है कि ये अब रविन्द्रनाथ टैगोर के कला भवन को लीड करेंगे, तो बोल रहे हैं कि वहां पर भारतीय शैली तो दिखाई दे रही है, उसके अलावा बौद्धिकता, ओके, और कलात्मकता का भी समावेश हुआ। यानी भारतीय शैली तो थी, लेकिन वहां पर बौद्धिकता दिखाई दे रही थी, जो चीजों को प्रेजेंट किया जा रहा था उसमें कलात्मकता दिखाई दे रही थी। ठीक है, शांति निकेतन के आसपास की लोक कला की भाषा पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। नंदलाल बोस ने नई धारणाओं या विचारों की शिक्षा में कला का महत्व समझते हुए वुडकर की तकनीक से चित्र बनाकर पुस्तिकाएं बनाए। बोल रहे कि इनके द्वारा जो टेक्निक यूज की जा रही थी उसके लिए टर्म यूज करा है वुडकर। तो बोल रहे कि नंदलाल बोस ने शांति निकेतन के कला विद्यालय में वुडकर तकनीक का प्रयोग किया और उस तकनीक के प्रयोग से कई सारी पुस्तिकाओं में सॉरी ऐसी पुस्तिकाएं बनाए जिसमें चित्रों को उकेरा गया था। इस कारण महात्मा गांधी ने उन्हें 1937 में हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन में प्रदर्शन के लिए लगाए जाने वाले पैनलों को चित्रित करने के लिए आमंत्रित किया। यानी जो नेशनल मूवमेंट होगा, आगे हम पढ़ेंगे, हमारा भी स्पेक्ट्रम चल रहा है, स्पेक्ट्रम में भी हमारी थोड़ी जर्नी पीछे चल रही है। तो हम साइमन कमीशन तक पहुंचे थे, आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि कांग्रेस का जैसे सालाना अधिवेशन होता है, ऐसे ही हरिपुरा में भी कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1937। वहां पर जो बैनर बनाए जाने थे ना, उन बैनरों को चित्रित करने के लिए नंदलाल बोस को कार्य सौंपा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, और वो जो चित्र थे ये हरिपुरा पोस्टर के नाम से फेमस हुए थे, जिनमें ग्रामीण लोगों की गतिविधियों को चित्रित किया गया था। जैसे एक संगीतकार ढोल बजाता हुआ, एक किसान हल से खेत जोतता हुआ, एक महिला दूध मंथती हुई, जैसे दही वगैरह में बना रहे या फिर घी निकाल रहे। इन चित्रों को उन्होंने विविध रंगों से चित्रित किया और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दर्शाया। ठीक है, इन पोस्टरों में महात्मा गांधी के विचारों को कला के माध्यम से और भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल कर समाजवादी दृष्टि से प्रदर्शित किया गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा बता रहा है कि नंदलाल बोस जो थे उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देता है, जो रविंद्रनाथ के कला विद्यालय से जुड़े हुए थे। और कलाकार का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि देखो कुछ चीजें ऐसी है ना जो लोगों पर बहुत गहरा इंप्रेशन छोड़ती है। जैसे जब हम मूवी देखने जाते हैं, अभी आजकल क्या है, लव, आई लव यू बोलना या फिर मतलब ये सारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि ये हम पर कैसे इम्पैक्ट पड़ा इतना इजीली, हम मूवीज में देख रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी बहुत फैमिलियर हो जा रहे हैं क्योंकि वो भी डेली मूवीज में ये सारी चीजें देख रहे हैं या टीवी सीरियल्स में ये सारी चीजें देख रहे हैं। तो कोर क्या है, कोर यही है कि कुछ चीजें हम पे बहुत गहरा प्रभाव डालती है। मूवीज आ रही है वो हम पे गहरा प्रभाव डाल रही है, वहां पर अगर जो नायक नायिका जिनको बनाया जा रहा है, एक्टर है एक्ट्रेस है, कि ये अब इनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, वो कुछ भी कर रहे हैं, उन्होंने कोई हेयर स्टाइल करा लिया वो फैशन हो गया और वो कर रहा है तो मतलब सही है, सब उसको एक्सेप्टेबल मानेंगे। ठीक है, कोई हीरो है वो मार कुटाई भी करेगा तो हाँ, हम अपने आप को कई बार उस जगह पर रखकर वैसा ही बिहेव करने लग जाते हैं। पिक्चर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्या बोलते हैं, चित्रों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो चित्र होते हैं वो भी लोगों पे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, इंप्रेशन डालते हैं, है ना। कई बार लोग उससे कनेक्ट कर जाते हैं, जो कम एक्सप्रेसिव होते हैं वो पिक्चर से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं चित्र वगैरह को देखकर। ठीक है, गानों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो कई सारी ऐसी चीजें जो हम पर गहराई से प्रभाव डालती है, उसमें से एक चित्रकला भी है। तो यहाँ पर यही बोल रहे कि हरिपुरा अधिवेशन में लोगों को जोड़ने के लिए नंदलाल बोस को इनवाइट किया गया था कि आप इनके बैनर्स को तैयार करिए, है ना। और उन बैनर्स में जो ग्रामीण लोग हैं उनकी जीवन शैली को दर्शाया जा रहा था, लोग बहुत अपने आप को उससे जोड़ पा रहे थे। ठीक है, तो इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था राष्ट्रवादी गतिविधियों में, नंदलाल बोस का चित्रकला के माध्यम से। ठीक है, और इन्होंने जो चित्रकला बनाई थी उसको हरिपुरा चित्रण के नाम से भी जाना गया था। ठीक है, आगे बता रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा 2-4 पॉइंट जो है वो नोट कर लेते हैं। नंदलाल बोस को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कला विद्यालय के संरक्षण के लिए आमंत्रित किया गया। आगे इनको
1937 कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के बैनर को तैयार करने के लिए गांधी जी द्वारा आमंत्रित किया गया। सॉरी, ये किस नाम से फेमस हुआ था? हरिपुरा चित्र ना, एक बार चेक कर लीजिए इसको। हरिपुरा पोस्टर, ओके, हरिपुरा पोस्टर के नाम से ये चित्र फेमस हुए थे, ठीक है, प्रसिद्ध हुए थे। इनका चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवादी गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट यहाँ पर क्या बता रहा है, ये बड़ा दिक्कत है। यहां तक सबको क्लियर है? देखो बेसिकली ये ओके, तो बेसिकली ये बात कर रहा है आधुनिक राष्ट्रवादी कला की, है ना? ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ठीक है, आगे बता रहे हैं कि नंदलाल बोस ने कला भवन में जिस प्रकार से कला की शिक्षा दी, मतलब वो जो कला भवन बनाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर का, वहां पर जिस तरह की कला की इन्होंने शिक्षा दी, उससे भारतीय युवा कलाकार राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से प्रभावित हुए। जितने भी युवा कलाकार थे उनके अंदर भी ये भावना आई कि हमको अपने कला के थ्रू राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दर्शाना है। ठीक है, यह कई कलाकारों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बन गया जिन्होंने देश के अन्य भागों में केंद्र बनाए, जिसका प्रमुख उदाहरण दक्षिण भारत में के वेंकटप्पा है। नंदलाल बोस चाहते थे कि कला सिर्फ उच्च वर्ग तक ही सीमित न रहे बल्कि सामान्य जनता तक भी पहुंचे। जेमिनी रॉय आधुनिक भारतीय कला के विशिष्ट उदाहरण है। उन्होंने आधुनिक कला विद्यालयों में दिया जाने वाला अकादमिक प्रशिक्षण प्राप्त करके उसे अस्वीकार कर गांव की सपाट और रंगीन शैली को अपनाया। उन्होंने अपने चित्रों का विषय ग्रामीण समाज की महिलाओं और बच्चों को बनाया। मतलब उनके जो विषय रहे थे वो लोगों से काफी ज्यादा जुड़े हुए थे। वे चाहते थे कि उनके चित्र सरल और आसान हो ताकि वे व्यापक रूप से सामान्य जनजीवन तक भी पहुंच सके। मतलब लोग किससे कनेक्ट करते हैं? जब उन जैसे अब आप मुझ जैसे लोग के सामने, जैसे मुझे इतना जानकारी नहीं होगा कला का, जो आर्टिस्ट होते हैं उनको अच्छी जानकारी होगा, आपको भी नहीं होगा, मैं मानकर चल रही हूँ। हमारे सामने कोई अलग ही प्रकार के पेंटिंग ला के रख दे, हमारे लिए क्या समझ है? नहीं समझ है। लेकिन जो बिल्कुल साधारण चित्र होंगे जिससे लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाए, वो क्या है? तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं ना कि वो ग्रामीण चित्रण ज्यादा कर रहे थे ताकि साधारण तरीके से लोग अपने आप को जोड़ पाए। ठीक है, हालांकि ब्रिटिश काल में भारतीय व यूरोपीय दोनों कलाओं का अपना शैलीगत संघर्ष जारी रहा। यानी ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिश कला थी वो तो फल फूल रही थी, यथार्थवादी चित्रण पर आधारित थी, लेकिन जो हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे उन्होंने अपनी देशीयकरण में भी कहीं कमी नहीं छोड़ा। चाहे राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करें, चाहे यहाँ पर बोल रहा है जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना करें, तो हर तरीके से उन्होंने हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में देशीकरण पर जोर दिया। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि दोनों के बीच संघर्ष पूरे टाइम चल रहा था। आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि लुटियन की दिल्ली की इमारत का बंबई स्कूल ऑफ आर्ट के कलाकारों द्वारा अलंकरण करवाया गया, जो यथार्थवादी प्रधानाचार्य ग्लेड स्टोन सोलोमन की शैली का अनुसरण करते हैं। इतना ज्यादा फैक्ट या डिटेल में हमें नहीं जाना, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा है अखिल एशियावाद और आधुनिकतावाद। अब यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहा है ना, आधुनिकतावाद। आधुनिकतावाद का चित्रण तो हमने भारत में देखा ही कि भारत में जो पहला राष्ट्रवादी आधुनिक चित्रण हमें दिखाई दे रहा है वो बंगाल में, कलकत्ता में डेवलप होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, उसमें हमने प्रयास देखा कि किसका किसका प्रयास रहा था। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर का रोल था,
क्या बोलते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हो गए, हैवेल हो गए, ठीक है, नंदलाल बोस हो गए, इन सबका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अब यहाँ पर जो आधुनिकतावाद वाला चित्रण है वो तो भारत में चल रहा है। यहाँ पे एक टर्म यूज करा है, अखिल एशियावाद। एशियावाद मतलब एक पूरे कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आप लोग मैप तो देखते ही होंगे, बहुत बार आपको बोल रखा है मैंने। तो वर्ल्ड मैप अगर आप देखेंगे, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, यूरोप है, इधर अफ्रीका, ये पूरा का पूरा जो एशिया कॉन्टिनेंट हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आ रहा है आपका यूराल माउंटेन, और यहाँ पर है सेनाई पेनिनसुला, उसके इधर वाला पूरा पार्ट हमारा एशिया कॉन्टिनेंट दिखाई देता है, छोटू सा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो यहाँ पर टर्म जो यूज करा ना एशियावाद, इधर साउथ ईस्ट एशिया के जो हमारे इंडिपेंडेंट आइलैंड है या इंडिपेंडेंट नेशन है उनको भी ये ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म यूज करा है वो क्या यूज करा है, अखिल एशियावाद। उस पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है, महाद्वीप की बात कर रहे हैं। कंपनी शैली ने यूरोपीय अकादमिक शैली और भारतीय शैली को पसंद करने वालों को विभाजित कर दिया। बोल रहा है कि जो कंपनी शैली डेवलप हुई थी, कंपनी शैली किसके मिश्रण से विकसित हुई थी, तो कंपनी शैली में भारतीय कला तो था ही, उसमें यथार्थवाद आ गया। यथार्थवाद आ गया तो यूरोपियन शैली का प्रभाव दिखाई देने लगा, जो उनकी ऑयल कलर्स हुए उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। तो बोल रहा है कि ये जो शैली भारत में विकसित हुई, जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुए या राष्ट्रवादी प्रक्रिया चालू होती है, उस क्रम में भारत में दो तरह के हमें कला प्रेमी दिखाई देने लगे। एक जो भारतीय शैली को पसंद करते थे, ठीक है, दूसरा जो अकादमिक शैली, यूरोपीय अकादमिक शैली मतलब कि जो यूरोपीय आर्ट के स्कूल थे उनमें जो कला सिखाई जा रही थी, ठीक है, और एक वो स्कूल जो कि भारतीय चित्रकला शैली को सिखा रहे थे। तो बेसिकली कंपनी शैली जो डेवलप हुई थी उसने दो ग्रुप बनाए। एक ग्रुप जो कि पसंद नहीं करती कंपनी शैली को, भारतीय शैली को पसंद करती। दूसरा ग्रुप जो कि भारत में ही ब्रिटिश ने जो कला केंद्र खोले हैं वहां पर भी तो भारतीय ही जा रहे हैं ना, तो वो कुछ भारतीय जो वो यूरोपियन शैली को पसंद कर रहे हैं। परंतु 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ और उसके बाद से आंदोलन अपने चरम पर गया, कौन सा आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट हमने देखा था स्टार्ट हुआ था, तथा ये कलाकृतियां विचार में दिखने लगी थी। कला इतिहासकार आनंद कुमार गोस्वामी ने स्वदेशी कला के बारे में लिखा है, जहां वे जापानी कलाकार काकुजो ओकाकुरा जो कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने आए थे उनके विचारों के साथ आए थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा बोल रहा है कि वैसे तो भारत में हमें दो ग्रुप दिखाई दे रहे थे भारतीयों के ही, एक जो कि कंपनी का जो आर्ट स्कूल था वहां पर जो अकादमिक शिक्षा दी जाती थी आर्ट की उसको पसंद कर रहे थे, दूसरा जो भारतीय कला शैली को पसंद कर रहे थे जो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ था। लेकिन 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट आया तो वहां पर इनका भी झुकाव थोड़ा सा नेशनलिज्म की ओर, राष्ट्रवाद की ओर था, तो वो राष्ट्रवादी शैली थोड़ा प्रमोट हुई। यहां पर राइटर बोल रहा है कि बंगाल विभाजन के बाद से ज्यादा हमें ये कलाकृति दिखाई देती है जो स्वदेश से प्रभावित है, राष्ट्रवादी भावना से प्रभावित है। इसी क्रम में अनंत कुमार गोस्वामी जो है उन्होंने लिखा है, वो बताते हैं कि किस तरह से एक जापानी कलाकार थे काकुजो जो रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने आए। और काकुजो कहाँ से आए थे, जापान से आए थे। तो वो जो जापानी आर्ट था ना उस विचार को भी वो अपने साथ लेकर आए थे। वो अखिल एशियाई विचार से भारत आए, जिससे वे सभी एशियाई देशों के साथ जिनमें भारत भी शामिल हो पार पाश्चात्य साम्राज्यवाद का विरोध कर सके। तो ये जब जापानी कलाकार आए थे तो ये इस विचार के साथ आए थे कि हम जो एशियाई लोग हैं वो एक है ना, और ये जो है ब्रिटिश ये सब ये क्या है, पश्चिमी देश है। तो वो इस विचार से आए थे, किस विचार से, कि अखिल एशियाई विचार, कि हम सब एक हैं और वो सभी एशियाई देशों के साथ जिनमें भारत भी शामिल है पार पाश्चात्य साम्राज्यवाद का विरोध करना चाहते थे। यानी ब्रिटिश या अन्य जो भी वेस्टर्न कंट्रीज थी, साम्राज्यवादी शक्तियां थी, उनका विरोध करना चाहते थे। उनके साथ दो जापानी कलाकार भी आए जो शांति निकेतन जाके भारतीय छात्रों को क्या सिखाते हैं, जो ऑयल कलर था उसका सब्स्टिट्यूट मिला, वॉश पेंटिंग सिखा रहे थे, जो पाश्चात्य तैल रंग के चित्रण का विकल्प था। तो तैलीय रंग से जो चित्रण किया जा रहा था वो भारत में बहुत फेमस था, लेकिन माना जा रहा था कि ये तो पश्चिमी पद्धति पर आधारित है। तो ये क्या हो गया, ये पाश्चात्यकरण। अब जापान से जो कलाकार आ रहे हैं वो चाहते थे कि ये पाश्चात्यकरण से पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है वो बचे। और इसी क्रम में जापानी कलाकार कहाँ जा रहे हैं, शांति निकेतन। शांति निकेतन का जो कला विद्यालय, वहां पर उन्होंने एक नई कला सिखाई पेंट करने का, जिसको क्या बोला गया, वॉश पेंटिंग कहा गया। ठीक है, तो इसी में आगे लिख लेते हैं। आगे
आगे शांति निकेतन में आए जापानी कलाकारों द्वारा वॉश पेंटिंग को लाया गया, जो तैलीय रंगों का विकल्प साबित हुआ। लास्ट में मैं रिवाइज करा दूंगी, बिल्कुल भी डरना नहीं है। चैप्टर तो है गंदा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे? जब आप आंसर राइटिंग वगैरह करेंगे ना, मतलब अगर आपको इतनी गहराई से नॉलेज है, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आप वहां पर एक दो लाइन लिख दो, बस मजा आ जाएगा यार, ओ तगड़ा नॉलेज है ना। तो जो आपका प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत सुंदर कब होगा? जब आपकी ओवरऑल नॉलेज होगी और आपको, आपके दिमाग को अभी नहीं पता है, आप पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता है इसको कैसे यूज करना है, लेकिन जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, मेंस में आप बैठे होंगे, उस मोमेंट पे खुद ब खुद ये चीजें कनेक्ट हो जाएंगी और आपको, आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप खुद उसको कहाँ कैसे यूज करना है खुद सीख जाओगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कब दिमाग ने इनपुट दे दिया और आपने उसको एक लाइन नोट कर दिया और उसी से आपका आंसर निखर गया और एक एक दो दो नंबर ऐसे ही मेंस के हर क्वेश्चन में बढ़ गए, तो आपके कितने नजदीक पहुंच जाओगे ना। चलो, जहां एक और अखिल एशियावाद की लोकप्रियता बढ़ रही थी, अखिल एशियावाद मतलब पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है, वहीं आधुनिक यूरोपीय कला भी भारत आई। अतः वर्ष 1922 को महत्वपूर्ण माना जाता है, जब पॉल क्ली कैंडिंस्की जैसे कलाकार जो जर्मनी के बाहौस का हिस्सा थे, उनकी प्रदर्शनी कलकत्ता में की गई। तो बोल रहा है कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं अखिल जो एशियावाद कला है उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है भारत में, लेकिन इसी क्रम में यूरोप में भी तो आधुनिक कला विकसित हो रही है। और यूरोप मतलब जर्मनी भी उसी का हिस्सा है। तो बोल रहे हैं कि जर्मनी में जो एक कला हमें दिखाई देती है, जर्मनी के बाहौस का हिस्सा थे कुछ कलाकार, उनकी प्रदर्शनी कहाँ लगाई गई? कलकत्ता में लगाई गई। तो जब उनकी प्रदर्शनी कलकत्ता में लग गई तो बहुत सारे भारतीय कलाकार उससे भी प्रभावित होंगे। इन यूरोपीय कलाकारों ने यथार्थवादी अकादमिक शैली का परित्याग कर दिया था। अब जो पश्चिमी कला भारत में आ रही है, वो जो जर्मनी की बात कर रहा है, तो वो यथार्थवादी चित्रण नहीं कर रहे। यथार्थवादी मतलब रियलिटी बेस्ड नहीं। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ये जो नए यूरोपीय कलाकार दिखाई देंगे आधुनिक कला के साथ, उनके द्वारा यथार्थवादी शैली का परित्याग कर दिया था, जिससे स्वदेशी कलाकार प्रेरित हुए। उनको लगा कि अच्छा, जो वेस्टर्न आर्ट था जिसमें यथार्थवादी चित्रण किया जा रहा था, वो तो ये छोड़ चुके हैं, यानी कि अब थोड़ा सा वो उसकी तरफ झुकेंगे। ठीक है, भारतीय कलाकार उसकी तरफ झुकेंगे। और ये जो नए कलाकार हमें दिखाई दे रहे हैं पश्चिम देश के, लेकिन ब्रिटिश नहीं है, जर्मनी की बात कर रहा है, तो इनके द्वारा अमूर्त कला का सृजन किया गया। अमूर्त कला मतलब देखो, यथार्थवादी मतलब जो घटना घट रही है उसको दर्शाना, और अमूर्त कला मतलब कि आप वहां पे कोई लाइफ नहीं शो कर रहे हो। जैसे ये अब जो कला इस समय दिखाई दे रही वो क्या है? ज्यामितीय आकारों का प्रयोग है ना, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, सर्कल, इस तरह के बहुत सारी रेखाओं का प्रयोग किया जाएगा, वर्ग का प्रयोग किया जाएगा, वृत्त का प्रयोग किया जाएगा, जिससे सर्वप्रथम सामान्य जन और कलाकारों का सीधा संपर्क आधुनिक कला से हुआ। यह प्रभाव अवनींद्रनाथ टैगोर के भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर के चित्रों में देखा जा सकता है, यानी भारतीय कलाकारों ने इसको एक्सेप्ट किया। इसमें पाश्चात्य कला शैली का उपयोग करते हुए कई चित्र बनाए गए। इनमें इमारतों के अंदरूनी हिस्से को ज्यामितीय शैली में दर्शाया गया है। इसके अलावा उनकी जो कार्टून बनाने में भी गहरी रुचि थी, जिसमें वह अक्सर यूरोपीय जीवन शैली की नकल करने वाले अमीर वर्ग के बंगाली लोगों का सॉरी यूरोपीय जीवन शैली की नकल करने वाले अमीर वर्ग के बंगाली लोगों का मजाक उड़ाते थे। आज भी आप बहुत सारे न्यूज़पेपर देखिए, द हिंदू हो गया या बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, उसका एडिटोरियल सेक्शन पे जाइए। एडिटोरियल सेक्शन में कई बार कार्टून के फॉर्म में कुछ एक बहुत बड़ी बात कह दी जाती है और मजाक बना दिया जाता है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक और चीज दिखाई दी कि जो कार्टून वाली चित्रकला है वो भी यूरोप में चल रही थी, जो आधुनिक कला है उससे भी प्रभावित दिखाई दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो भाई थे, बोल रहे कि इनके द्वारा ऐसे बंगाली लोग जो यूरोप के बड़े अमीर वर्गों का नकल करते थे पहनावे ओढ़ावे अन्य चीजों में, तो उनका कार्टून बनाकर उनका ये मजाक उड़ाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट हम ऐड कर ले रहे, कार्टून वार्टून वाला पॉइंट नहीं ऐड करना है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैं ऐड करवा देती हूँ। ओके, इसी समय पश्चिम की
आधुनिक कला शैली का भारत में आगमन हुआ, जिसने यथार्थवाद का परित्याग कर इसके लिए एक टर्म यूज हो रहा था, एक सेकेंड, ज्यामिति आकार, ज्यामिति आकारों का प्रयोग चालू किया, का प्रयोग प्रारंभ किया। इस क्रम में जर्मनी के कलाकारों की चित्रकला प्रदर्शनी कलकत्ता में आयोजित हुई, जिसने भारतीय कलाकारों को प्रभावित किया। ओके, चलो जी, यहां तक डन है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आधुनिकतावाद की विभिन्न अवधारणाएं, पश्चिमी और भारतीय। तो अब ये बोल रहा है कि आधुनिकतावाद की अलग अलग अवधारणाएं हैं। जैसे भारत में जो आधुनिक कला है, हमने देखा वो राष्ट्रवाद से प्रेरित थी। भारत में जो आधुनिक कला का विकास हुआ वो बेसिकली राष्ट्रवाद से प्रेरित थी। ठीक है, इसी तरह एशिया कॉन्टिनेंट में अगर हम बात करें आधुनिक कला का विकास, तो हम बोल रहे हैं कि वहां पर वो थोड़ा सा वो भी पश्चिमीकरण के विरोधी थी, और उसी क्रम में हम देखते हैं वॉश पेंटिंग्स का यूज हुआ। यूरोप में जो आधुनिक कला का विकास हो वो किस पर आधारित थी, ज्यामिति पर आधारित थी। वहां पर जो आधुनिक कला फल फूल रही है उसमें यथार्थवाद के चित्रण को हटा रहे हैं, ज्यामितीय रेखाओं का उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। तो लास्ट में बस कंक्लूड करने के लिए बोल रहा है, आधुनिकता की विभिन्न अवधारणाएं, पश्चिम और भारतीय, पश्चिमी आधुनिक कला और भारतीय आधुनिक कला, ये अलग अलग हमें अवधारणाएं दिखाई दे रही कला की। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया कि पश्चिमी और भारतीय आधुनिक और परंपरागत कलाओं के बीच आगे बढ़ने की होड़ थी। ठीक है, बंगाली बुद्धिजीवी बिनॉय सरकार ने अपने लेख द फॉर्च्यूनिज्म ऑफ यंग एशिया में पारंपरिक कला की तरफ ध्यान न देकर यूरोपीय आधुनिक कला और कला पर लिखे लेखों पर ध्यान दिया, जो एशिया के नवयुवकों का भविष्यवाद था। उनके विचार में भारतीय बंगाल स्कूल समकालीन और आधुनिकता का विरोधी था। इसी तरह एक अंग्रेज ईबी हेवल ने भारतीय कला को आधुनिक बनाने और लोक कला की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अवनिंद्रनाथ का पूरा सहयोग दिया। तो बोल रहे हैं यहाँ पर दोनों के ही फेवर करने वाले और अपोज करने वाले लोग थे। कुछ लोग ऐसा थे जो कि जो ब्रिटिश आधुनिक कला थी उसको प्रमोट कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे, जहां पर हेवल की बात कर रहा है, अवनिंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहा है, जो कि भारतीय आधुनिक कला के प्रमोटर थे। अमृता शेरगिल के बारे में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे, जो इन दोनों के विचार के सम्मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब बोल रहा है कि आगे चलकर हम एक और कलाकार के बारे में जिक्र करेंगे, जो ना तो पूरी तरह ब्रिटिश आधुनिक कला या पूरी तरह भारतीय आधुनिक कला के फेवर में, बल्कि इन दोनों के सम्मिश्रण से एक नई कला की बात कर रहे हैं। वे भारतीय शैली में दिखाई जाने वाली बाहौस प्रदर्शनी का उपयोग अपनी कला शैली में करेंगे। बाहौस प्रदर्शनी जर्मनी के कलाकारों ने लगाया था। जर्मनी के कलाकार वेस्टर्न कला लेकर आए थे, और यहां पर यही जिक्र कर रहे हैं कि ये उस वेस्टर्न कला का प्रयोग करने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो इन दोनों के सम्मिश्रण पर आधारित हमें कला आगे दिखाई देगी। भारत में उपनिवेशवादी कला और परंपरावाद के बीच होने वाले संघर्ष के बाद यहाँ आधुनिक कला का जन्म हुआ। कंपनी शैली ने कला के नए संस्थान
जैसे बोल रहा है कि इसका काफी इम्पैक्ट पड़ा। ये जो भारत में आधुनिक कला की होड़ लगी थी राष्ट्रवाद को लेकर, बोल रहे इसने कई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। रोल प्ले किसमें करा है? आधुनिक स्कूलों की स्थापना करने में। जैसे बोल रहे हैं ना कला स्कूल खुले, हमने देखा कि शांति निकेतन में कला विद्यालय की स्थापना हुई, प्रदर्शनी, दीर्घा, कला पत्रिका, बहुत सारी पत्रिकाएं जो है वो पब्लिश की जा रही हैं, कला समाज आदि की शुरुआत की गई। तो नो डाउट जो आधुनिक भारतीय कला को प्रमोट करने का प्रयास किया गया उसमें बहुत सारे हमारे कला विद्यालय, कला पत्रिका ये सारी निकलकर सामने आती है। राष्ट्रवादी कलाकारों ने इन परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए कला में और अधिक भारतीय गुणों को सम्मिलित किया कि जो हमारे भारतीय कला है उसको सम्मिलित करें, चाहे मुगल आर्ट की बात करें, पहाड़ी चित्रकला की बात करें। यह भारतीय विरासत आधुनिक भारतीय कला के इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ने वाली थी तथा यह कला अंतर्राष्ट्रीय कला में अपना स्थान बढ़ाती रहेगी, जिसमें पश्चिमी और भारतीय कला का समावेश होगा। तो बोले कि जो इंडियन मॉडर्न आर्ट डेवलप हुआ इसका इम्पैक्ट केवल भारत नहीं बल्कि जो इंटरनेशनल आर्ट है ना उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। नो डाउट ब्रिटिश आर्ट का भी इम्पैक्ट पड़ेगा और इनके सम्मिश्रण से कला का हमें विकास होते हुए दिखाई देता है। तो ओवरऑल था ये हमारा चैप्टर। इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट तो नहीं था, जो भी था मैंने आपको क्लास में डिस्कस करा दिया। तो हमने स्टार्ट करा था, कहाँ से स्टार्ट करा था? बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये तुम्हारे चैप्टर का नाम है। ये मैंने आपको कुछ फैक्ट बताए थे। हमने डिस्कस किया था कंपनी शैली, जो कंपनी रूल के साथ स्टार्ट हुई। भारतीय शैली में यथार्थवादी अगर मिक्स हो जाता है तो कंपनी शैली का विकास। राजा रवि वर्मा ने कंपनी शैली में जो ऑयल कलर्स थे उनका यूज चालू किया, तो इनको भी बॉयकॉट किया गया था एक टाइम पीरियड में कि ये आप पश्चिमीकरण को अपना रहे हैं। फिर हम देखते हैं आगे चलकर भारतीय राष्ट्रवादी शैली का विकास हुआ और उसके लिए बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता में शांति निकेतन में कला विद्यालय बन रहा है, बॉम्बे है, लाहौर है, मद्रास है, वहां पर इसके अलग अलग सेंटर्स स्टैब्लिश किए गए। ये किस पर आधारित था वो हमने देखा कि इस पर मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। नंदलाल बोस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उन्होंने नेशनलिज्म की जो एक्टिविटी चल रही थी उसमें भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैनर्स बनाए थे हरिपुरा सेशन में, हरिपुरा पोस्टर के नाम से उसे जाना गया था। फिर किस तरह से भारतीय कला में विदेशी कला वापस से सम्मिश्रित हुई थी जो कि यथार्थवाद को भूल चुकी थी। जर्मनी कला का हम जिक्र करेंगे, एशियाई कला का जिक्र करेंगे जिसमें वॉश पेंटिंग जो है वो हमें दिखाई देती है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको पूरा सेशन समझ में आ गया होगा। 2-3 बार पढ़ना, खुद ब खुद चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक दे दीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम उसको क्लियर कर देंगे। बाकी अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज फीडबैक भी दीजिए और डेली सेशन को ज्वाइन करिए, पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर लीजिए और ध्यान रखिए अपना, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नए सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।